और शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कई उम्मीदवार करोड़पति हैं। किसी की पत्नी करोड़पति है तो किसी के पास है लाखों का सोना चांदी। प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में ये आंकड़े सामने आए हैं और कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई है। और इसमें छत्तीसगढ़ को लेकर एक ये बड़ा अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं वो करोड़पति हैं। तो देखिए, उम्मीदवारों की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जब भी नॉमिनेशन फाइल किया था तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास में कितना सोना चांदी है, चल अचल संपत्ति कितनी है। तो ऐसे में अब उसी आधार पर जो जानकारी मिली है उसमें छत्तीसगढ़ में कई उम्मीदवार करोड़पति हैं। किसी की पत्नी करोड़पति है तो किसी के पास लाखों का जो है वो सोना चांदी है। प्रत्याशियों के नामांकन पत्र से ये जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं प्रिया। बिल्कुल, और दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि बड़े ऑनलाइन पेमेंट पर आरबीआई की निगाहें हैं। आरबीआई ने मांगी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी। आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं और इससे जुड़ी जो खबर है वो भी तमाम अखबारों में छाई हुई है। दरअसल इस वक्त बड़े ऑनलाइन पेमेंट पे आरबीआई की निगाहें हैं, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो बढ़ती भी हैं। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि यूपीआई के से भी पेमेंट इस वक्त देखने को मिलता है, लेकिन हालांकि यूपीआई में आप देखेंगे तो एक सर्टेन लिमिट्स भी कई सारे ऐप्स के थ्रू होता है। लेकिन आरबीआई ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मांगी है, क्योंकि किसी ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। क्या ये कोई फंडिंग का कोई मामला कुछ इस तरीके से ना हो, यानी कि अगर मान लीजिए किसी के गलत मंसूबे हैं तो उसके तहत भी कोई ऐसे यहाँ पर फंडिंग ना हो, कोई ऐसे ट्रेल ना हो। इसको लेकर के भी आरबीआई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सजग है और इसी वजह से पेमेंट सिस्टम जो ऑपरेटर्स हैं उनको निर्देश दिए गए कि अगर उनके प्लेटफॉर्म से किसी भी तरीके की ऐसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी जानकारी ज़रूर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुहैया कराई जाए। प्रीति। बिल्कुल, और देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रिलायंस ने बनाया है नया कीर्तिमान। ये एक और बड़ी अपडेट हम इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और रिलायंस बनी है 1 लाख करोड़ मुनाफे वाली कंपनी। एक साल में 69,621 करोड़ का शुद्ध लाभ यहाँ हुआ है। 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी है। और इस वक्त देखिए दैनिक जागरण क्योंकि मेरे पास है, और 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी बनी रिलायंस। इस खबर का जिक्र इसमें किया गया है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसी लाइन से इसकी शुरुआत की गई है खबर की। इस दौरान कंपनी का कारोबार 2.6% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.74 लाख करोड़ रुपए था। कंपनी का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 18,951 करोड़ रुपए रहा। और आपको ये भी बता दें कि तेल एवं पेट्रोकेमिकल व्यवसाय सुधरने और दूरसंचार एवं खुदरा कारोबारों में रफ्तार कायम रहने के बावजूद शुद्ध लाभ लगभग स्थिर रहा है। तो वहीं अगर पूरे वित्त वर्ष में बात करें तो रिलायंस ने 69,621 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कमाया है, जैसे कि जानकारी हमने आपको दी। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये 66,702 करोड़ रुपए था। तेल की कीमतें ऊंची रहने से कंपनी का राजस्व मार्च तिमाही में बढ़कर 2.64 लाख करोड़ हो गया। और ऐसे में मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो 18,951 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। 1 लाख करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ कमाने वाली ये पहली कंपनी बनी है। साक्षी। आगे बढ़ते हैं। भारत से यूरोपीय देशों की यात्रा अब आसान होने वाली। यूरोपियन यूनियन ने वीजा के नए नियमों को अपना लिया है, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन ने भारतीयों के बदले शेंगन वीजा के नियम और शेंगेन वीजा व्यवस्था को अब आसान बना दिया है। तो अगर आप यूरोप की यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा। आगे बढ़ते विश्व में सैन्य खर्च अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। भारत चौथे नंबर पर कायम है। इस खर्चे में सिप्री की जारी रिपोर्ट में दावा 2023 में इजराइल का खर्च बढ़ा। सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले टॉप 5 देश अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब हैं। यानी विश्व में जो सैन्य खर्च है अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। भारत चौथे नंबर पर कायम है। सिप्री की जो रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि 2023 में इजराइल के खर्च में इजाफा हुआ है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध लगातार चल रहा है और उस बीच इजराइल का जो खर्चा है वो बढ़ गया है। सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले टॉप 5 देशों में चौथे नंबर पर है भारत, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है रूस और उसके बाद चौथे नंबर पर है भारत और फिर आता है सऊदी अरब। आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने चिदंबरम पर निशाना साधा है। सत्ता में आए तो ही हटा पाएंगे सीए। तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है कांग्रेस।
पी चिदम्बरम ने दरअसल आपको याद होगा कि हाल में उनका एक दावा सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता में आते हैं तो सीएए हटा दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। मजाकिया अंदाज में वो यहाँ पर घेरते हुए नजर आए। कई विषयों को लेकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और क्योंकि सीएए को लेकर के सरकार की तरफ से कदम भी आगे बढ़ाया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी, लेकिन इस पूरे मसले पर आप देखिए विपक्षी दल जो है वो केंद्र पर हमलावर नजर आता है। जहाँ पर एक तरफ टीएमसी ने भी आपको याद होगा कि घोषणा पत्र में इस पूरे मुद्दे को रखा था और ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो सीए को हटा दिया जाएगा, इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम की तरफ से भी हाल ही में ये दावा किया गया था कि अगर INDIA ब्लॉक की सरकार बनती है, सत्ता में अगर आए तो सीए को हटा दिया जाएगा। और इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आए तो ही आप हटा पाएंगे सीए। चलिए बात गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू का कहर देखने के लिए मिल रहा है। स्वाइन फ्लू से एक कारोबारी की मौत की खबर मिली है। निजी अस्पताल में कारोबारी का इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल से बाकायदा रिपोर्ट मांगी है स्वाइन फ्लू का कहर। और आपको याद होगा कि समय समय पर इस तरह की खबरें आती हैं जब स्वाइन फ्लू या कोई और फ्लू आ जाता है जिसका कहर सामने आता है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं, कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ती है। और एक बार फिर से देखिए स्वाइन फ्लू को लेकर खबर ये मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल से बाकायदा इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग जरूर रहेगा। और साथ ही साथ देखिए कि ये भी अपडेट है कि ये जो कारोबारी है इसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था लेकिन ये नहीं बच पाए और दम इन्होंने तोड़ दिया। और देखिए स्वाइन फ्लू चिकन या hen के कंजम्पशन से बढ़ता है और इस बीच यही एडवाइस की जाती है कि अगर आप अंडे खाते हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं तो बहुत सोच समझ के खाइए। और अमूमन इन दिनों में लोग कंजम्पशन इसी वजह से, डर की वजह से कम कर देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए मणिपुर से आ रही खबर का जिक्र कर लेते हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी सामने आई है। सुरक्षा बलों ने 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,86,000 कैश भी बरामद किया है। इस बीच कामजोंग से ये गिरफ्तारी की गई है और बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के हाथों में लगी है। कैश बरामद किया गया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। इनसे पूछा जाएगा कि कहां से आ रहे थे और कहां किस मकसद के साथ में ये कैश आगे लेकर जाया जा रहा था। मणिपुर से फिलहाल ये खबर पूछा। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात होगी दिल्ली के अलीपुर की, जहां पर हुआ गैंगवार। गोलियां बरसाकर गोगी गैंग के गुर्गे की हत्या कर दी गई। टिल्लू गैंग पर इस पूरी वारदात का शक है। साथी के पैर में लगी 3 गोलियां। तो देखिए अगर अलीपुर इलाके की बात करते हैं तो खास तौर पर यहाँ पर जो गैंग्स रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। और देखिए मेरे पास हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का सेगमेंट है वहाँ पर इस खबर को जगह दी गई है। अलीपुर में गोगी गैंग के बदमाश को सरेराह गोलियों से भून डाला। इस हेडलाइन के साथ ये खबर है। बाइक सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गैंगवार की इस पूरे मामले में आशंका है। अलीपुर इलाके में दोपहर को ही सोमवार को गोगी गिरोह से जुड़े शख्स को बदमाशों ने गोली से भून दिया। मृतक की पहचान 34 साल के नरेंद्र मलिक के रूप में हुई है। वारदात के बाद से जो बदमाश हैं वो फरार हैं। और डीसीपी रवि कुमार सिंह बता रहे हैं कि नरेंद्र मलिक अलीपुर थाने का घोषित बदमाश था। गोगी गिरोह से जुड़ा हुआ था। उस पर अलीपुर थाने में लूट और आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल नरेंद्र भारवाहक ऑटो चलाता था। दोपहर को वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के पास अपने साथी तरुण और अमित के साथ बात ही कर रहा था। इस दौरान में बाइक सवार 5 युवकों ने नरेंद्र पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसे मौत की नींद सुला दिया। हमले में नरेंद्र को 14 गोलियां लगी जबकि तरुण के पैर में 1 गोली लगी है। अचानक हुई इस अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में हलचल मच गई, हड़कंप मचा हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की इत्तला की और उसके बाद में घायलों को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती भी कराया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये अलीपुर इलाके के गैंग वॉर का मामला है। आशंका जताई जा रही है कि ये गैंग वॉर ही है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की विस्रा रिपोर्ट सामने आई है। विस्रा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी को लेकर के ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि पहले परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जेल के भीतर जहर दी गई है, लेकिन ये जो विस्रा रिपोर्ट जो सामने आई, क्योंकि विस्रा पहले से संरक्षित रख लिया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया था कि हार्ट अटैक की वजह से ही डेथ हुई थी, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की विस्रा रिपोर्ट भी कहती है कि उससे जहर नहीं दिया गया था, जहर की पुष्टि नहीं हुई है। ये मुख्तार अंसारी की विस्रा रिपोर्ट में बात सामने आ चुकी है। हालांकि इसको लेकर परिवार की तरफ से क्या कहा जाएगा वो देखना होगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई थी जेल के भीतर, उसके बाद सियासत भी इस पूरे मामले में बेहद गर्म थी, सियासत भी बेहद ज्यादा तेज थी। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया था, जांच की बात भी कही जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस विस्रा को सुरक्षित रख लिया गया था, उस विस्रा रिपोर्ट के बाद ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि जहर नहीं दी गई है। अब परिवार की तरफ से क्या कहा जाता है, खासतौर पर बेटे जो कि लगातार इस बात को लेकर के कह रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था
कि मुख्तार अंसारी को बकायदा यहाँ पर जहर जेल में दिया गया था। और अब इसके बाद क्योंकि इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है वो ये कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विस्तार रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि पूर्वांचल का ये गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत जेल के भीतर हो गई थी, हालांकि लंबे वक्त से वो अस्वस्थ चल रहा था, लेकिन परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि दरअसल जहर देने के कारण मौत हुई है। लेकिन विस्तार रिपोर्ट ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिया। बिल्कुल, और इसी बीच बड़ी खबर ये, अभिनेता रणवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। डीप फेक वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में इस वक्त साइबर क्राइम की टीम जुटी हुई है। तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। डीप फेक वीडियो को प्रमोट करने वाले के खिलाफ केस हुआ है। दरअसल जो न्यूज़पेपर में भी जो खबर है वो ये कि डीप फेक, आपने देखा कि इससे पहले रश्मिका मंदाना, अमिताभ बच्चन, उनके भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। अब रणवीर सिंह को लेकर के एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है जिसमें वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में रणवीर सिंह ने ये कहा था, देखिए जो 2 वीडियो भी सामने आए जहां पर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे थे और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, वायरल हुआ, जिसके बाद रणवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने केस दर्ज करा दिया और उन्होंने कहा कि डीप फेक से सबको बचकर रहना चाहिए। हालांकि पूजा ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोग डीप फेक के जद में शिकार बन चुके हैं। अब देखिए बिल्कुल ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बहुत सारे फंबल्स थे रणवीर के और वो क्या क्या बोल रहे हैं उस पर जाहिर तौर पर काफ़ी लोगों को, जब अगर आप फर्स्ट टाइम उसको देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मतलब इस तरह की बात वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला डीप फेक का निकला और इसी डीप फेक मामले को लेकर रणवीर की ओर से इस पूरे मामले में दरअसल एफआईआर दर्ज कराई गई है। अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना के बाद में अभिनेता रणवीर भी डीप फेक का शिकार हुए। पिछले कुछ दिनों से अभिनेता का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो राजनीतिक मुद्दे पर राय देते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनका डीप फेक वीडियो है। अभिनेता के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि हमने सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रणवीर ने हाल ही में पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि डीप फेक से बचो दोस्तों। रणवीर वाराणसी गए थे, यहाँ उनके साथ अभिनेत्री कृति सेनन भी थी और दोनों वाराणसी में मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उसी दौरान का एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें वो वहाँ पर सरकार की कामकाज को लेकर बात कर रहे हैं। ये एक डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल किया गया जिसके बाद उन्होंने इसी पूरे मामले को लेकर अब एक्शन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में 24 और इलाकों की हवा दम घोंटू है। दरअसल हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित यहाँ पर है, ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी तक 13 हॉट स्पॉट चिन्हित थे। प्रदूषण नियंत्रण समिति कार्य योजना बना रही है। तो देखिए एयर क्वालिटी आप कह सकते हैं कि लगातार जो है वो ख़राब हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप इसे स्लो पॉइजन कह सकते हैं। और बाकायदा अगर आंकड़ों की बात करें तो एक बहुत बड़ा ऐसा आंकड़ा है लोगों का जो अपनी जान सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से गंवा देते हैं। यानी कि लंग्स को डैमेज ये धीरे धीरे कर देता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कितने ज़्यादा उनकी सेहत को ये बद से बदतर बना देता है। और देखिए अब अभी तक अगर बात करें तो 13 ऐसे हॉट स्पॉट थे, लेकिन अब ये कुल मिलाकर 24 हो गए हैं। मेरे पास हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है जिसमें जिक्र है दिल्ली में 24 और इलाकों की जो हवा है वो दम घोंटू हो गई है। अब किससे अगर कितने प्रदूषण, ये पूरा डिटेल में इसने बताया कि 41% जो प्रदूषण है वो वाहनों की वजह से, परिवहन की वजह से है। अन्य 11% है जो धूल इस वक्त रहती है, 21% वो भी एक बड़ी वजह है। और उद्योग 19%, बिजली संयंत्र 5%, आवासीय बर्निंग जो है वो 3% इसका एक बड़ा रीजन है। और देखिए दैनिक भास्कर में भी एक खबर बताई गई कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसकी वजह जलवायु जो परिवर्तन है उसमें भारत में सुहाने मौसम वाले दिन 140 से घटकर 69 हो रह जाएंगे और बाहर घूमना फिर से घटेगा। और इस बीच कई सारे टूरिस्ट स्पॉट भी बदलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हुए खबर एयर इंडिया से जुड़ी। एयर इंडिया की बोइंग 747 ने आखिरी उड़ान अपनी भरी। 1971 में एयर इंडिया में शामिल हुआ था ये बोइंग और पिछले साल डीजीसीए ने डी रजिस्टर इस प्लेन को कर दिया और फिलहाल इसके द्वारा आखिरी उड़ान अपनी भर ली गई है। और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी और यहाँ पर लिखा है एचएल में एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान ने भरी आखिरी उड़ान। 5 दशक की सेवाओं के बाद आसमान की रानी के नाम से मशहूर बोइंग 747 विमान को अलविदा कह दिया गया। वाणिज्यिक, वीवीआईपी और निकासी उड़ानों के संचालन के लिए इसका इस्तेमाल होता था। डबल डेकर ये बोइंग 747 ने सोमवार को आखिरी बार मुंबई से अमेरिका के लिए उड़ान भरी। उसे विंग वेव के जरिए विदाई दी गई। इसके साथ ही एयर इंडिया का एक युग जो कि समाप्त हो गया। और चलिए आगे बढ़ते, राजस्थान से खबर है। जौनपुरिया और अंजना अरबपति
उचियाड़ा और उर्मिला बड़े कर्जदार, 152 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों का ये विश्लेषण है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का ये विश्लेषण है। देखिए, राजस्थान में ये जिक्र है उन लोगों का जो अरबपति हैं, जिक्र है उन लोगों का जो कर्जदार हैं। दूसरे चरण के जो प्रत्याशियों का नाम सामने आया, उसके बाद उनके नामांकन पत्र में जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, उस डिक्लेरेशन के आधार पर यह आंकड़ा सामने आया है कि राजस्थान की अगर बात करें, जौनपुरिया और आंजना जो है वो है अरबपति, तो वहीं उचियाड़ा और उर्मिला वो हैं जो कि कर्जदार उम्मीदवार हैं। 152 प्रत्याशियों की इस शपथ पत्र का ये विश्लेषण है, जिसमें कर्जदार और अरबपति कितने उम्मीदवार हैं, इसको लेकर पिक्चर क्लियर होती है। और राजस्थान की बात करेंगे। बीजेपी के आ रहे केंद्रीय नेता कांग्रेस प्रदेश नेताओं के भरोसे बीजेपी के मोदी और शाह खेवनहार स्थानीय लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार। तो देखिए, ये बाकायदा विश्लेषण है कि आखिरकार किस तरीके से राजस्थान का जो चुनावी दंगल है, वहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज बड़े चेहरे हैं नेशनल लेवल के, वो यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मरुधरा का अगर हम रण की बात करें, उसके हम चुनावी दंगल की बात करें, तो 25 लोकसभा की सीटें हैं। पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जो दूसरा फेज है, उसमें राजस्थान के बाकी 13 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। यानी कि 2 फेजेस में राजस्थान में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रचार प्रसार को देखेंगे और अगर आप कंपैरिजन करें, तो आपको नजर आएगा कि बीजेपी की तरफ से तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े चेहरे हैं। इवन आप देखिए कंगना रनौत, जो कि हम खबर आपको बता रहे थे कि वो भी प्रचार प्रसार में आज राजस्थान पहुंचने वाली है। तो कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, पीएम पहुंचने वाले हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तुलनात्मक तौर पर, तो कांग्रेस जो है वो अपने प्रदेश के जो चेहरे हैं उन्हीं के भरोसे नजर आती है। यानी कि यहाँ पर जो नेता हैं वो सेंट्रल लीडरशिप से उतने नहीं आ रहे जितने कि प्रदेश के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावों में तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो बड़े चेहरे हैं उनका जो करिश्मा होता है, वो कई चुनाव में हवा का रुख परिवर्तित करने में भी सफल रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो अभी तक चुनावी प्रचार प्रसार से दूर नजर आ रहे हैं। और एक हकीकत यह भी है कि जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, या फिर जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि राज्य नेतृत्व के आधार पर ही कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है। आप हिमाचल की बात करते हैं तो वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वोट नहीं पड़ रहे, बल्कि वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके अथक प्रयासों का नतीजा ये रहा। इसी तरीके से आप कर्नाटक की बात करते हैं, या फिर इससे पहले जब राजस्थान में चुनाव जीता, या फिर जब इससे पहले मध्य प्रदेश में, जहां पर भी कांग्रेस ने चुनाव जीता है पिछले अगर 2 से 3 दशकों की बात करते हैं, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय नेता है उनकी परफॉर्मेंस राष्ट्रीय नेताओं की बनस्पत ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते प्रीति। चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। दूसरा चरण और ऐसे में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमर कसी जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले चरण का जो चुनाव था वो वोटिंग थी वो 19 अप्रैल को ही, और ऐसे में ज़्यादा अच्छा वोट परसेंट नहीं था, 66% रहा। निर्वाचन विभाग ज़्यादा वोटिंग के लिए कवायद कर रहा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस भी ज़्यादा वोटिंग के लिए कवायद कर रही है। यानी कि ये अपील जनता से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आप कीजिए। उतना अच्छा वोटिंग परसेंट नहीं था, और अगर उसे कंपैरिजन पिछले कुछ सालों से किया जाएगा तो सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा है। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई है 66% ये था। तो अब उम्मीदें की जा रही है, जनता से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों से बाहर निकलिए, वोटिंग कीजिए। और देखिए, अगर उसमें भी आप अगर कैटेगरी देखेंगे तो जो युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनकी संख्या इस बार बहुत कम थी एज कंपेयर टू अगर हम पिछले साल की बात करें। जो बुजुर्ग उन्होंने घर से बाहर निकलकर वोट किया। हालांकि इस बार ये भी कहा जा रहा था कि गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान है और लोग घरों से बाहर निकलना उतना पसंद नहीं कर रहे, खासतौर पर युवा। तो इसीलिए वोटिंग का परसेंट कम रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से जनता से अपील की जा रही थी कि आप सबसे पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय रहेगा, उस वक्त ज़्यादा भी गर्मी नहीं होती है, वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस कवायद के बाद शायद जो सेकंड फेज का वोटिंग हो उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। खबर अयोध्या से। श्री राम मंदिर के द्वितीय तल का निर्माण अब शुरू हो गया है। खड़े होने लगे हैं स्तंभ, और इस बीच लक्ष्य के अनुसार कार्य लगातार जारी है, प्रगति में है। सप्त आपको बता दें कि सप्त मंडप की नींव पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं की आपूर्ति पूर्ण पड़ रही है, और अब स्तंभ भी खड़े होने शुरू हो गए। पूजा देखिए, कुल मिलाकर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अब अगले चरण की ओर राम मंदिर में निर्माण कार्य बढ़ चुका है, और द्वितीय तल जो है उसका निर्माण शुरू हो चुका है। लक्ष्य के अनुसार ही कार्य हो रहा है। जो सप्त मंडपम है उसकी जो नींव है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जो शिलाओं की आपूर्ति है वो भी पूर्ण हो चुकी है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात होगी फर्जी एनओसी से 3 साल में 1024 किडनी ट्रांसप्लांट जिनके खिलाफ जांच होनी है वो अब भी पद पर क्यों? एसआईटी बनाकर जांच करे सरकार। फर्जी एनओसी से 3 साल में 1024 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है जिनके खिलाफ जांच होनी है वो अभी भी पद पर क्यों है? एसआईटी बनाकर जांच करे सरकार। ये सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि आपको याद होगा किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कई अहम खुलासे हुए और उसके बाद में कई जांच भी चली और इस पूरे मामले में अगर आप बात करते हैं 3 साल के अंदर ही, जरा सोचिए 3 साल के अंदर 1024 किडनी ट्रांसप्लांट हुए, वो ऐसे जिन पर एनओसी ने एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले में जांच की बात की जा रही है। फर्जी एनओसी के आधार पर ही, मतलब फर्जी एनओसी और जिसके आधार पर 1024 किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया जिनके खिलाफ में जांच होनी है वो अब भी पद पर बने हुए हैं क्योंकि कई लोगों की संलिप्तता रही, इनकी लापरवाही रही, मुनाफाखोरी रही और अब इनके खिलाफ में जांच होनी है लेकिन फिर भी ये पद पर बने हुए क्यों हैं? एसआईटी बनाकर जांच करे सरकार, ये बात निकलकर सामने आई है। किडनी ट्रांसप्लांट का देखिए ये जो विषय है वो बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके नाम पर आपने देखा कि कोई धांधलीखोरी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं प्रिया। बिल्कुल, बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। हनुमान जयंती की पीएम की ये शुभकामनाएं उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बाकायदा हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री इस दौरान कई बातों का जिक्र करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे जिसके जरिए उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने हनुमान जयंती को लेकर के एक वीडियो बाकायदा पोस्ट किया और प्रधानमंत्री लिखते हैं कि देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समरस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंग बली, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैप्शन में लिखा है और साथ ही साथ एक वीडियो भी उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है और इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग आयोजनों के मौके पर, चाहे आप देखिए राम मंदिर अयोध्या वो जब भी जाते हैं तो हनुमान गढ़ी में जाकर के दर्शन पूजन करते हैं। इसके अलावा दशहरा में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे राम परिवार का वहाँ पर ये आरती उन्होंने की थी। वो पूरे लम्हों को समाहित करता हुआ एक वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसमें वो कहते हैं कि किस तरीके से प्रभु हनुमान की कृपा रही, वो वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया उन्होंने। इस बात का वर्णन भी है। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये वीडियो के शब्द हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं क्योंकि आज हनुमान जयंती की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो सेवा भाव का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हनुमान के बिना ना राम होते हैं ना रामायण बनती है। प्रधानमंत्री इस वीडियो में जो शब्द हैं इस वीडियो के वो ये हैं कि हनुमान जी अपनी भक्ति से अपने सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, सबको जोड़ते हैं और वही पूरा जो वीडियो है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लम्हों को भी दर्शाया है जब वो प्रभु की सेवा में वो नज़र आते हैं। और देखिए हर मन से पीएम मोदी कहते हैं कि हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं और सेवा और भक्ति क्या है यह हनुमान जी से ज़्यादा कोई और प्रदर्शित नहीं कर सकता। हनुमान जी की सेवा आप जानते हैं कि जन जन बखूबी जानता है कि सेवा की अगर असल परिभाषा कोई है तो वो हनुमान जी ने करी है।